दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक माओ त्से तुंग के प्रमुख राजनीतिक विचारों के बारे में। इसमें हम माओ यानी माओ त्से तुंग के प्रमुख राजनीतिक विचारों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को भी कवर करेंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं माओ त्से तुंग के प्रमुख राजनीतिक विचारों के बारे में। सबसे पहले जीवन परिचय। दोस्तों माओ का जन्म 1893 ईस्वी में मध्य चीन के हुनान प्रांत में एक किसान परिवार में हुआ था। माओ वर्ष 1921 में स्थापित चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक सदस्य था। माओ ने मार्क्स के क्रांति संबंधी विचार को चीन की परिस्थितियों के अनुरूप ढालने का प्रयास किया। मार्क्स आप जानते हैं, मार्क्स के अनुसार जहां सर्वहारा वर्ग क्रांति की ज्वाला को प्रज्वलित करेगा, वहीं माओ ने चीन की परिस्थितियों के अनुसार कृषक वर्ग को क्रांति का माध्यम बनाया था। माओ ने चीन में साम्यवादी आंदोलन का नेतृत्व संभाला और वर्ष 1949 में साम्यवादी राज्य की स्थापना करके आजीवन चीन का नेतृत्व संभाला। तो दोस्तों जीवन परिचय से स्पष्ट है कि माओ प्रमुख जो है राजनीतिक व्यक्तित्व और एक दार्शनिक था। अगर हम देखें तो प्रत्येक युग में ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने विचारों और कार्यों से व्यक्ति और राष्ट्र को एक नई दिशा और प्रेरणा दी है। ऐसे लोगों में माओ त्से तुंग एक प्रमुख विचारक होने के साथ साथ अत्यंत सशक्त और प्रसिद्ध नेताओं में से है। वह एक कवि, दार्शनिक और विचारक होने के साथ 6000 मील लंबे चौड़े भूभाग और विश्व की 1/4 जनसंख्या का एक छत्र शासक रहा है। अपने जीवन काल में वो एक महान इतिहास पुरुष बन गया था। माओ जो है 40 वर्षों तक चीनी साम्यवादी दल का सर्वेसर्वा और 28 वर्षों तक चीन का सबसे महत्वपूर्ण या सर्वोपरि नेता रहा। उसके द्वारा साम्यवाद के व्याख्याकार के रूप में भी विशेष ख्याति प्राप्त की गई है और माओ के विचारों और नेतृत्व की सफलता का इससे सजीव उदाहरण क्या हो सकता है कि अमेरिका जैसी महाशक्ति भी उससे मित्रता के लिए लालायित रहती है। और आज की स्थिति में अगर आर्थिक विकास की दृष्टि से देखा जाए तो चीन जो है बहुत ही सशक्त राष्ट्र और महाशक्ति के रूप में उभरा है। इसमें निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि माओ का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। माओ की प्रमुख रचनाएं जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उसमें न्यू डेमोक्रेसी, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, ऑन कोएलिशन गवर्नमेंट और पीपुल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप हैं। तो ये सभी रचनाएं माओ की महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं। दोस्तों माओ के राजनीतिक विचारों के अध्ययन के क्रम में सबसे पहले इसमें हम असंगति के सिद्धांत के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है, थियरी ऑफ कंट्राडिक्शन। दोस्तों असंगत या अंतर विरोध का जो सिद्धांत है, ये माओ का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और आप जान लीजिए कि ये माओ के विचारों की या साम्यवादी दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है। माओ ने अपनी कृति ऑन कॉन्ट्राडिक्शन में असंगत या अंतर विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। माओ के अनुसार प्रकृति और समाज की सभी वस्तुओं में विपरीत तत्वों की एकता का नियम विद्यमान रहता है और माओ कहता है कि ये असंगत या अंतर्विरोध चीनी समाज के विभिन्न उत्पीड़ित वर्गों और साम्राज्यवाद के बीच, साम्राज्यवाद तथा जनता के बड़े हिस्सों के बीच, पूंजीपति वर्ग तथा सर्वहारा के बीच, शहरी और मध्यम वर्ग सहित किसानों और पूंजीपति वर्ग के बीच व्याप्त है। माओ कहता है कि ये असंगतियां विभिन्न प्रकार की हैं जिनका हल करना साम्यवादी का कार्य है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप जानते हैं कि अंतर्विरोध या असंगति का सिद्धांत ये दर्शाता है कि प्रकृति और समाज की सभी वस्तुओं में विरोधी तत्वों की एकता का नियम है। इसलिए आप जान लीजिए कि जो असंगतिपूर्ण वस्तुएं हैं और उनके पहलू हैं, उनके अपने अपने विशिष्ट रूप होते हैं।
कुछ परिस्थितियों में असंगतिपूर्ण जो वस्तुएं होती हैं उनमें समरूपता होती है और वे एक इकाई में सह अस्तित्व की स्थिति में रह सकती हैं, लेकिन कभी कभी ये स्थिति होती है कि उन दोनों में निरंतर संघर्ष चलता है। ये तब भी चलता है जबकि विपरीत तत्व सह अस्तित्व या एक साथ की स्थिति में रहते हैं। और आप जान लीजिए कि रूपांतरण या बदलाव की स्थिति में संघर्ष विशेष रूप से व्यक्त होता है। माओ कहता है कि चीन की पूंजीवादी जनक्रांति की प्रक्रिया में चीनी समाज के जो विभिन्न उत्पीड़ित वर्ग और साम्राज्यवाद के बीच असंगति है, आप जानते हैं। और आप जान लीजिए कि माओ ने चीनी समाज को अंतर्विरोधों से युक्त बताया और उसने बार बार कहा कि संसार में हर जगह विरोध पाए जाते हैं, अगर विरोध नहीं होता तो संसार भी नहीं होता। और वो कहता है कि विरोध केवल मनुष्य और प्रकृति में न होकर कई जगह पर है, समाजवाद के अंतर्गत समाज में पाया जाता है और इन विरोधों से इनकार करना द्वंद्व को अस्वीकार करना है। और माओ के अनुसार पूर्ण साम्यवाद स्थापित हो जाने के पश्चात भी ये विरोध बने रहते हैं। अब आइए माओ के दूसरे प्रमुख सिद्धांत जन युद्ध के सिद्धांत के बारे में जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, मार्क्सवादी लेनिनवादी दर्शन में जन युद्ध का सिद्धांत एक नई संकल्पना है। इसका प्रतिपादन माओ के द्वारा किया गया है। जन युद्ध से माओ का तात्पर्य है कि संघर्ष में सेना और हथियारों से भी अधिक महत्व जनता का होता है। माओ कहता है कि युद्ध में हथियारों का अपना महत्व होता है, लेकिन ये निर्णायक तत्व नहीं है। निर्णय मनुष्यों के द्वारा किया जाता है, जड़ वस्तुओं के द्वारा नहीं। और माओ ने जनयुद्ध की नीति का अनुसरण करते हुए अपने सभी आंदोलनों और कार्यक्रमों में देश के अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने का प्रयास किया है। तो ये जो थियरी ऑफ पीपुल्स वार है, आप जान लीजिए कि ये एक नई संकल्पना है और इसका श्रेय माओ को दिया जाता है। और आप जान लीजिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है माओ का कि निर्णय मनुष्यों के द्वारा किया जाता है, जड़ वस्तुओं के द्वारा नहीं। इसलिए युद्ध में हथियार हैं, उनका अपना महत्व तो है, लेकिन ये निर्णायक नहीं है। निर्णायक जो है मनुष्य है। और चीनी साम्यवादी क्रांति के समय माओ ने ये स्पष्ट कर दिया कि जब युद्ध विदेशी और घरेलू दोनों प्रकार के शत्रुओं के विरुद्ध एक साथ लड़ा जा रहा हो, तो इसके लिए ये जरूरी है कि वो राजनीतिक दृष्टि से संगठित जनता के द्वारा एक राष्ट्रीय क्रांतिकारी युद्ध के रूप में लड़ा जाए, न कि उसकी ओर से एक संगठित सेना के द्वारा। इस तरह से जनयुद्ध की जो संकल्पना है उसमें माओ ने जनता को महत्वपूर्ण या सर्वोच्च स्थान दिया है। आइए नवीन लोकतंत्र या न्यू डेमोक्रेसी के बारे में जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, न्यू डेमोक्रेसी या नवीन लोकतंत्र। और आप जान लीजिए कि ये जो सिद्धांत है नवीन लोकतंत्र का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। माओ की पुस्तक है न्यू डेमोक्रेसी। न्यू डेमोक्रेसी जो 1940 में प्रकाशित हुई थी, न्यू डेमोक्रेसी पुस्तक, और इसमें उसने नवीन लोकतंत्र की संकल्पना प्रस्तुत की है। तो नवीन लोकतंत्र क्या है? माओ का ये मानना था कि साम्यवादी क्रांति के तुरंत बाद साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना नहीं की जा सकती। इसकी स्थापना के लिए एक पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड तैयार करना पड़ेगा और एक संक्रमणकालीन व्यवस्था यानी ट्रांजिशनल जो सिस्टम है उसकी स्थापना से गुजरना पड़ेगा। माओ के अनुसार ये संक्रमणकालीन व्यवस्था ही नवीन लोकतंत्र है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नवीन लोकतंत्र जो है ये माओ की अपनी विशिष्टता है या उसके विचारों का अपना जो है महत्वपूर्ण जो है उसकी तकनीक है या विचार है। माओ का जो नवीन लोकतंत्र है ये पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था का मिश्रित रूप होगा और इसमें अनेक लोकतांत्रिक वर्ग मिलजुल कर काम करेंगे, यानी इसमें मजदूर, कृषक, लघु बुर्जुआ और राष्ट्रीय बुर्जुआ एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप जान लीजिए कि माओ का जो नवीन लोकतंत्र है ये पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था का जो है मिला जुला रूप है या मिक्स फार्म है। और आप जान लीजिए कि
माओ का जो नवीन लोकतंत्र है इसमें मजदूर, कृषक, लघु बुर्जुआ, राष्ट्रीय बुर्जुआ ये सभी लोग मिलकर कार्य करेंगे और ये व्यवस्था पूंजीवाद को प्रोत्साहन देगी, साम्यवाद का न्यूनतम कार्यक्रम चलाएगी और इसका जो लक्ष्य है वो धीरे धीरे अधिकतम साम्यवादी कार्यक्रम के द्वारा भविष्य में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना होगा। तो याद रखिएगा आप देखिए माओ का नवीन लोकतंत्र या न्यू डेमोक्रेसी है, इसमें साम्यवादी दल का नेतृत्व, मिश्रित अर्थव्यवस्था और सभी वर्गों को मिलाकर एक संयुक्त मोर्चा, ये सारी चीज़ें इस नवीन लोकतंत्र में शामिल है। माओ कहता है कि साम्यवादी दल इतना शक्तिशाली होगा कि पूंजीवादी कोई गड़बड़ या कुचक्र नहीं कर सकेगा। औद्योगिक दृष्टि से चीन पिछड़ा है, इसलिए पूंजीपतियों का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है। तो इस तरह से नवीन लोकतंत्र में मिलीजुली सरकार, साम्यवादी नेतृत्व और मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्रधानता दी जाएगी। अब आइए जानते हैं क्रांति में भूमिका। ये सबसे महत्वपूर्ण जो है, ये क्रांति में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, इस पर माओ का विचार जो है बहुत ही अलग है। माओ पहला साम्यवादी नेता था जिसने ये घोषणा की कि किसानों में क्रांतिकारी गतिविधि को अंजाम देने की क्षमता स्वतंत्र रूप से थी और लेनिन के विपरीत माओ क्रांति लाने में जनसाधारण के योगदान को महत्वपूर्ण मानता है। माओ जनसाधारण के उत्साह और उनकी रचनात्मक भूमिका में बहुत ही विश्वास रखता है। दोस्तों आप जान लीजिए कि जो क्रांति में सफलता की बात है, जनसाधारण के योगदान और महत्व के संबंध में मार्क्स और लेनिन ने जितना जोर दिया था उससे कहीं अधिक महत्व माओ त्से-तुंग ने दिया है जनसाधारण को। लेनिन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन और क्रांति लाने में साम्यवादी दल की भूमिका है, वहीं माओ का कहना है कि क्रांति लाने में जनसाधारण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और आप जान लीजिए कि इसी कारण से माओ ने जो है क्रांति लाने में जनसाधारण का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्रांति में जनसाधारण की भूमिका जो है ये सर्वाधिक महत्व माओ ने दिया है। अब आइए देखते हैं युद्ध की अनिवार्यता का सिद्धांत, और ये माओ का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। दोस्तों अन्य साम्यवादी नेताओं के विपरीत माओ युद्ध की अनिवार्यता में विश्वास करता है। माओ के अनुसार साम्राज्यवाद जो है वो अंतर विरोधों से ग्रस्त है, ये अपने अंतर विरोध के कारण भविष्य में विस्फोट करेगा और एक वर्ग विहीन विश्व का निर्माण करेगा। माओ का कहना है कि युद्ध जो है अंतर विरोधों को हल करने के लिए किए जाने वाले संघर्ष का सर्वोच्च रूप है। युद्ध जो है वो अंतर विरोध को हल करने के लिए किए जाने वाले संघर्ष का सर्वोच्च रूप है। माओ पश्चिमी पूंजीवादी देशों को कागजी शेर यानी पेपर टाइगर मानता है और कहता है कि समाजवाद के थपेड़ों से वो पूरी तरह जर्जरित हो चुका है। पश्चिमी राष्ट्रों के साम्राज्यवाद के दिन अब लद चुके हैं और 2 महायुद्धों ने उनकी कमर तोड़ दी है। उन्हें बस थोड़ा सा धक्का भर लगाने की देर है और वे धराशायी हो जाएंगे। तो ऐसे में जो है माओ ने अंतर विरोध को समाप्त करने के लिए, अंतर विरोध को हल करने के लिए जो है ये युद्ध की अनिवार्यता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है शक्ति का सिद्धांत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और शक्ति के संबंध में आप जानते हैं कि माओ जो है वो शक्ति का पुजारी था। माओ की सबसे महत्वपूर्ण उक्ति क्या है, आप जानते हैं कि राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से उत्पन्न होती है। शक्ति के सिद्धांत के बारे में आप जानते हैं कि माओ शक्ति का पुजारी था। राजनीतिक शक्ति के वर्चस्व और प्रयोग में माओ का अटूट विश्वास था। माओ ने शक्ति संबंधी विचार का प्रतिपादन 1917 में लिखित निबंध भौतिक संस्कृति के अध्ययन में प्रस्तुत किया है। उसके अनुसार राजनीतिक शक्ति के द्वारा मनुष्य के मन को बदलकर सामाजिक शक्तियों का नियंत्रण किया जा सकता है। और आप जान लीजिए कि माओ कहता है कि राजनीतिक शक्ति को सैनिक शक्ति से अलग नहीं किया जा सकता है, इसीलिए उसका ये जो कथन है कि राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से उत्पन्न होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप जान लीजिए कि माओ ने जो है
चीनी राष्ट्र के लिए सख्त सैनिक भावना, शारीरिक शिक्षा और इन्हें प्राप्त करने के लिए नए प्रेरणा की आवश्यकता पर बल दिया है। और इसी कारण आप जानते हैं कि माओ चीनी साम्यवादी क्रांति के सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए क्रांतिकारियों की एक सशस्त्र सेना का संगठन किया था और इन क्रांतिकारियों को गुरिल्ला युद्ध का गहन प्रशिक्षण भी दिया गया था। और चीन में साम्यवादी क्रांति की सफलता के बाद जब देश का राजनीतिक नेतृत्व माओ के हाथ में आ गया तो माओ ने देश में एक विशाल और सुसंगठित सेना का निर्माण किया। सेना को पूर्ण निष्ठावान बनाए रखने के लिए और समाज में रूढ़िवादी, दक्षिणपंथी और अन्य क्रांतिकारी तत्वों का उन्मूलन करने के लिए उसने अनेक अभियान चलाए। उसमें सैकड़ों पुष्पों को खिलने दो यानी लेट 100 फ्लावर्स ब्लॉसम, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान माना जाता है ये माओ का कहना था कि केवल हिंसा के द्वारा ही एक वर्ग दूसरे वर्ग के अधिकारों को समाप्त कर सकता है। माओ ने भी शक्ति के आधार पर ही सत्ता प्राप्त की थी। वो सेना को राजसत्ता का प्रमुख अंग मानता था। जो कोई भी राजसत्ता पर नियंत्रण करना चाहता है और उसको बनाए रखना चाहता है उसके पास एक सुदृढ़ शक्तिशाली सेना यानी शक्ति का होना आवश्यक है। आइए जानते हैं गुरिल्ला युद्ध या गुरिल्ला वारफेयर के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण है गुरिल्ला युद्ध का सिद्धांत। दोस्तों आप जान लीजिए कि माओ का ये कहना था कि गुरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध का सहारा लेकर अस्त्र शस्त्र और सैनिक साजो सामान की दृष्टि से कमजोर राष्ट्र अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली और हमलावर देश के खिलाफ संघर्ष कर सकता है। माओ ने चीन जैसे अविकसित देश में समाजवाद की स्थापना का प्रयास गुरिल्ला युद्ध के जरिए करने का प्रयास किया था। तो गुरिल्ला युद्ध जो है वो युद्ध की तकनीक है और युद्ध के अनेक प्रकारों में गुरिल्ला युद्ध का अपना विशिष्ट महत्व है और ये युद्ध शत्रु के प्रबल होने पर किया जा सकता है या किया जाता है। और इसमें ये कोशिश होती है कि शत्रु के ऊपर चोरी छिपे आक्रमण किया जाए ताकि उसको जो है हराया जा सके या संघर्ष में अपनी स्थिति को मजबूत बनाया जा सके। माओ का उद्देश्य तत्कालीन भ्रष्ट शासन के विरुद्ध जनता को संगठित करके गृह युद्ध को भड़काना था। इसके लिए उसने क्रांतिकारियों को एक सेना के रूप में संगठित किया, उन्हें छापामार युद्ध का प्रशिक्षण देकर गुरिल्ला युद्ध प्रारंभ किया। और वहाँ आप जान लीजिए कि इस युद्ध के माध्यम से जितनी भूमि को शासन के अधिकार क्षेत्र से मुक्त कराया, वहाँ किसानों के हितों को ध्यान में रखकर भूमि सुधार के कार्यक्रम चलवाए। उसकी सेना युद्ध करने के साथ आर्थिक, सामाजिक और भूमि सुधार करने वाला भी राजनीतिक दल थी। और माओ ने इसके लिए लाल सेना बनाया और उसकी लाल सेना का उद्देश्य केवल लड़ना न होकर जनता में आंदोलन करना, उन्हें सुसंगठित करना, शस्त्र सज्जित करना, राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने में सहायता देना था। और माओ के शब्दों में शत्रु आगे बढ़ता है, हम पीछे हटते हैं। शत्रु खाई खोदता है, हम उसे परेशान करते हैं। वह चूकता है, हम उस पर हमला करते हैं। वह पीछे हटता है, हम उसका पीछा करते हैं। ये गुरिल्ला युद्ध की रणनीति है। अब आइए सांस्कृतिक क्रांति के बारे में जान लेते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं दोस्तों कि सांस्कृतिक क्रांति जो है वो माओ के नाम के साथ जो कल्चरल रिवॉल्यूशन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विचार है सांस्कृतिक क्रांति का। और आप जान लीजिए कि माओ ने चीन में सांस्कृतिक क्रांति 1966 में सूत्रपात किया, जो कि माओ की मृत्यु 1976 तक चलती रही। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है वर्ष का। सांस्कृतिक क्रांति के दौरान माओ के कई नए विचारों का प्रस्फुटन हुआ, जिसका संग्रह रेड बुक यानी लाल किताब में किया गया है। माओ की लाल किताब में उसका ये विचार मिलता है कि राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। माओ का ये मानना था कि राजनीतिक रक्त रहित युद्ध के सिवाय और कुछ नहीं, जबकि युद्ध जो है रक्त रंजित राजनीति है। माओ के सांस्कृतिक क्रांति का उद्देश्य था अपने विरोधियों को कुचलना और माओ की सांस्कृतिक क्रांति की अवधारणा केवल संस्कृति तक सीमित न होकर कई अन्य क्षेत्रों, शिक्षा, आर्थिक विकास आदि से संबंधित थी।
तो आप ये जान लीजिए कि 1966 में जो चीन में सांस्कृतिक क्रांति का सूत्रपात हुआ था, इसको महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति के माध्यम से माओ ने वास्तव में साम्यवादी दल के महत्व और क्रांति का जो संगठनात्मक ढांचा था इसको चुनौती दी और इसके माध्यम से दल के महत्व को कम करने और जनता के महत्व को बढ़ाने का प्रयास किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लाल स्वयंसेवक यानी रेड गार्ड जो हैं सांस्कृतिक क्रांति के लिए इनको माओ ने जो है महत्वपूर्ण साधन बनाया। विभिन्न नगरों और जिलों में क्रांतिकारी समितियां स्थापित की गई थीं और इस सांस्कृतिक क्रांति के बाद साम्यवादी दल की स्थिति मजबूत नहीं रही। उसे जनता के प्रति अंततोगत्वा माओ त्से-तुंग के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया था और माओ के अनुयायियों ने दावा किया कि माओ केवल साम्यवादी दल का प्रतिनिधि नहीं वरन संपूर्ण चीनी जनता का प्रतिनिधि था। और दोस्तों, सांस्कृतिक क्रांति का लक्ष्य क्या था? सांस्कृतिक क्रांति का लक्ष्य था कि लेखक और बुद्धिजीवियों को इस बात की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती कि वे अपने इच्छानुसार अपनी लेखनी चलाएं। उनका कर्तव्य है कि वे अपनी रचनाओं के द्वारा केवल मार्क्सवादी और माओवाद का प्रचार करें। दल के सदस्य और सेना के पदाधिकारियों से अपेक्षा रखी गई कि वे शान शौकत के विलासितापूर्ण जीवन को छोड़कर आम लोगों की तरह रहें। विद्यार्थियों के लिए शारीरिक श्रम अनिवार्य कर दिया गया। उन्हें खेतों में ले जाकर काम करवाया जाता था। विद्यार्थियों को गांव में टोली बनाकर भेजा गया ताकि वे माओ के विचारों का प्रचार करें और किसानों को कृषि की वैज्ञानिक नई गतिविधियां समझाएं। दोस्तों, आप जान लीजिए कि माओ के सांस्कृतिक क्रांति की अवधारणा जो है इसका दायरा बहुत ही व्यापक था। उसने शिक्षा के क्षेत्र में जो है सिद्धांत को व्यवहार से जोड़ने की बात कही। इस क्रांति को आर्थिक विकास से जोड़ा गया। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर पूरा जोर दिया गया और सांस्कृतिक क्रांति के नेताओं का ये प्रयास था कि प्रत्येक क्षेत्र जहां तक हो सके कृषि और औद्योगिक दृष्टि से स्वावलंबी बने और इस क्रांति का राजनीतिक परिणाम था माओ द्वारा अपने विरोध और विरोधियों को कुचलना। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण आज का वीडियो था। इसमें हमने माओ त्से-तुंग यानी माओ के प्रमुख राजनीतिक विचारों और सिद्धांतों के बारे में जाना। इसमें अंतर्विरोध का सिद्धांत, जनयुद्ध का सिद्धांत, न्यू डेमोक्रेसी या नवीन लोकतंत्र का सिद्धांत, क्रांति में जनसाधारण की भूमिका, युद्ध की अनिवार्यता, शक्ति का सिद्धांत, गुरिल्ला या छापामार युद्ध तथा सांस्कृतिक युद्ध से संबंधित हमने महत्वपूर्ण विचारों को जाना है। दोस्तों, माओ जो है चीन का बहुत ही महत्वपूर्ण राजनेता और विचारक रहा है। और दोस्तों, एक विचारक हैं हडसन, वो कहते हैं कि माओवाद विकासशील तीसरी दुनिया के देशों के लिए मार्क्सवाद लेनिनवाद है। आप जान लीजिए कि माओ जो है आधुनिक युग के समस्त क्रांतिकारियों, प्रशासकों, विचारकों में बहुत ही महत्वपूर्ण और विलक्षण व्यक्ति है जिसने एक परंपरावादी समाज में जीते जी अपने सपनों को, सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप दिया था। और उसकी जो विचार हैं, एक विचारधारा जो है उसके जो विचार हैं उसने किसी भी विचार को हूबहू उसी तरह स्वीकार नहीं किया। उसमें उसने अपने नवीन कार्यक्रमों को जोड़कर उसे व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया। दोस्तों, आप जान लीजिए कि दुनिया की 1/4 आबादी माओवादी है और माओ के विचारों ने लगभग दुनिया के सभी देशों को प्रभावित किया है। इसीलिए इसका अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है, चाहे वो राजनीति विज्ञान का छात्र हो, राजनेता हो या फिर कोई भी राजनीतिक विचारक और दार्शनिक हो। सभी के लिए माओ और उसके सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, समझने के लिए, सोचने विचारने के लिए, विश्लेषण के लिए, अध्ययन के लिए और जो है बहुत ही व्यापक और महत्वपूर्ण फलक लिए हुए हैं माओ के सभी राजनीतिक विचार। माओ के राजनीतिक विचारों की सबसे महत्वपूर्ण खासियत ये है कि उसने सिद्धांत नहीं दिया बल्कि उनको व्यवहारिक कार्य रूप में परिणित किया और चीन पर जो है
एक लंबे समय तक शासन के द्वारा उसने ये सिद्ध किया कि यदि व्यक्ति मन में ठान ले तो कुछ भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो माओ के राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित, और आप ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, और इसमें केवल उन महत्वपूर्ण तथ्यों का नोट्स दिया गया है जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप उनको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।